नमस्कार, के न्यूज़ के साथ मैं धार्मिक वाला। नजरों पर गौर करें, उसके पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस को। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। सोमवार को 1,95,685 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। यह आंकड़ा पिछले 42 दिनों से सबसे कम है। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भागोड़ा मेहुल चौकसी अब एंटीगुआ बारबुडा से भी लापता बताया जा रहा है। वहां के मीडिया के मुताबिक रविवार को चौकसी की तलाश कर रही थी। टूलकिट मामले में जांच के लिए सोमवार शाम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 टीमों में ट्विटर के ऑफिसर पहुंची थी। पहले एक टीम दिल्ली को लाडो सराय दफ्तर पहुंची थी, इसके बाद दूसरी टीम गुड़गांव के ऑफिस पहुंचेगी। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच विदेशी इसकी सप्लाई के नियमों में फंस गई है। अमेरिकी कंपनी फाइजर का कहना है कि यह सिर्फ केंद्र सरकार को वैक्सीन सप्लाई करेगी। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि फाइजर के साथ मोडर्ना भी हमारे संपर्क में है। कोरोना संकट की दूसरी लहर और दूसरे केंद्रों में मोदी सरकार पर चौतरफा हमले ने संघ और बीजेपी नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। खास तौर से 8 महीने के बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। सोमवार को 1,95,685 लोग संक्रमित पाए गए थे। यह आंकड़ा पिछले 42 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि मौत का आंकड़ा सरकार और लोगों के लिए चिंता का सबक बन चुका है। देश में सोमवार को 3,496 लोगों की कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी थी। राहत की बात तो यह है कि इस दौरान 3,26,671 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या 1,34,572 की कमी रिकॉर्ड की गई है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भागोड़े मेहुल चौकसी अब एंटीगुआ बारबुडा से भी लापता हो चुका है। वहां के मीडिया के मुताबिक पुलिस रविवार को चौकसी की तलाश कर रही थी। चौकसी की आखिरी बार रविवार शाम 5:15 को कार में देखा गया था। उसकी कार तो मिल गई है, लेकिन चौकसी का पता नहीं चल रहा। इस बारे में पुलिस का कहना है कि वकील को भी बता दिया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। 14,500 करोड़ रुपये पीएनबी घोटाले का आरोपी चौकसी जनवरी 2018 में विदेश भाग गया था। बाद में पता चला कि वह 2017 में ही एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता ले चुका है। पीएनबी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां चौकसी के प्रत्यार्पण की कोशिश में जुटी है। वह खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने का इनकार कर चुका है। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होती है। भारत में उसकी कई संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी है। इस घोटाले का मुख्य आरोपी चौकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में है। वहां की अदालत और सरकार ने उसका प्रत्यर्पण की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन नीरव के प्रत्यर्पण के फैसले को लंदन के हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। टूलकिट मामले की जांच के लिए सोमवार को शाम दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की 2 टीम ट्विटर ऑफिस पहुंच गई थी। पहले एक टीम दिल्ली के लाडो सराय दफ्तर पहुंची थी, इसके बाद दूसरी टीम गुड़गांव के ऑफिस पहुंच गई थी। हालांकि लाडो सराय ऑफिस के कोई नहीं मिला था। यह ऑफिस बंद था, इस वजह से टीम बिना जांच किए लौट गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारी टीम ट्विटर के ऑफिस नोटिस देने गई थी। यह एक रूटीन प्रोसेस है। यह जरूरी था क्योंकि हम यह जानना चाहते थे कि नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति कौन है। ट्विटर इंडिया के एमडी के जवाब बहुत स्पष्ट है। वही सरकार के सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ट्विटर को नोटिस देने गई तो काफ़ी हंगामा हुआ था। ट्विटर को यह तीसरा नोटिस दिया गया है। उसने सहयोग करने के बजाय इस बार रूटीन प्रोसेस को ओवरप्ले कर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है।
इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच तू में और केंद्र सरकार के दखल के बाद दिल्ली पुलिस की एंट्री ली थी। ट्विटर की ओर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को ट्विटर के मैनिपुलेट मीडिया बताने को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कंपनियों को दिन में नोटिस भेजा था। स्पेशल सेल ने नोटिस के जरिए कंपनी से पात्रा को पोस्ट को मैनिपुलेट मीडिया बताने को लेकर जानकारी भी मांगी है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच में विदेश से सप्लाई के नियमों में फंस गई है। अमेरिकी कंपनी फाइजर का कहना है कि सिर्फ केंद्र सरकार को वैक्सीन सप्लाई करेगा। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि फाइजर के साथ मॉडर्ना भी हमारे संपर्क में है। कई राज्य सरकारों के मुताबिक उन्होंने वैक्सीन लेने के लिए फाइजर और मॉडर्ना दोनों का संपर्क किया था, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि सिर्फ केंद्र सरकार को ये डील करेगी। इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री और जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने सोमवार को कहा, चाहे फाइजर हो या मॉडर्ना, हम सबके साथ सेंट्रल लेवल पर कोऑर्डिनेट करते हुए दो तरह के फैसिलिटेट करेंगे। एक तो रेगुलेटरी जो अप्रूवल के संदर्भ में हो और दूसरा प्रोक्योरमेंट के संदर्भ में हो। उन्होंने कहा कि फाइजर और मॉडर्ना दोनों के ऑर्डर पहले फुल होते हैं। ये उनके सरप्लस पर निर्भर है कि वो भारत में कितने डोज भेज सकते हैं। वे भारत सरकार को बताएंगे, फिर हम सुनिश्चित करेंगे और उसके आधार पर हम राज्य सरकार को सप्लाई या कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि फाइजर और मॉडर्ना दिल्ली सरकार के कोरोना वायरस के बीच बेचने वाले इनकार कर रहे हैं। वे सीधे केंद्र से डील करना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इन फर्मों से बात करें, टीका का आयात करें और राज्यों तक पहुंचाएं। इससे पहले पंजाब सरकार के सीनियर अफसर ने भी ऐसा ही दावा किया था। उसका कहना था कि मॉडर्ना ने सीधी राज्य सरकार को यह कहकर टीके भेजने से इनकार कर दिया था कि पुलिस के मुताबिक कंपनियां सिर्फ केंद्र सरकार के साथ ही समझौता कर सकती है। कोरोना संकट की दूसरी लहर और उसको लेकर केंद्र में मोदी सरकार का चौतरफा हमले ने संघ और बीजेपी की नींद उड़ा दी है। खास तौर से 8 महीने के बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। संघ लीडरशिप का मानना है कि किसी भी हाल में यूपी में बीजेपी सरकार दोबारा आनी चाहिए और उसके लिए छवि सुधारने के साथ सिस्टम को बेहतर करने के लिए तुरंत सक्रियता दिखानी चाहिए। फिलहाल बीजेपी और संघ का यूनिट इंडेक्स 100% संघ यूपी चुनाव को 2024 में आम चुनावों का सेमीफाइनल मान रहा है। कोरोना और उत्तर प्रदेश चिंता को लेकर संघ और बीजेपी लीडरशिप के बीच रविवार को एक अहम बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सुनील बंसल भी शामिल हुए थे। इसी में छवि और सिस्टम सुधारने की रणनीति बनाई थी। संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने बताया कि पहले चिंता कोरोना से निपटने को लेकर सरकार की छवि को सुधारने की तो है, लेकिन इसका असर यूपी विधानसभा पर पड़ने से रोका जा सके, यह भी जरूरी है। संघ का मानना है कि गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को 15-20 साल से शासन की तैयारी करनी चाहिए। साल 2014 के आम चुनावों से पहले अमित शाह यूपी के प्रभारी बनाए गए थे। फिर साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में शाह के साथ सुनील बंसल को यह जिम्मा सौंपा था और पार्टी को पहली बार स्पष्ट बहुमत से ज़्यादा बहुमत सरकार बनी थी। संघ के विचार और पदमुक्त स्वयंसेवक नागपुर से दिलीप बेरकर ने कहता है, संघ इस वक्त 2 स्तर पर काम कर रहा है। उसका मकसद देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक दीर्घकालीन कम से कम 10 साल का हेल्थ विजन तैयार किया जाए, लेकिन साथ ही यूपी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इस साल का हेल्थ मिशन बनाया जाए, जिसमें अगले 5 साल में यूपी में हेल्थ सिस्टम को लेकर मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे संस्थान और अस्पतालों के साथ नर्सिंग कॉलेज व अन्य सुविधाओं का खाका बने। हर वक्त हुआ है ब्रेक का, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च।
गजानन है हर मिर्च का मास्टर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नजर करते हैं सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं की जांच कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास एक ज्ञापन भेजा गया है। इस पर पूर्व जजों और रिटायर्ड अफसरों समेत कुल 146 लोगों का दस्तखत है। उनका कहना है कि इन घटनाओं की जांच एसआईटी कराई जाए और उसकी निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को दिया जाए। ज्ञापन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सीमा को सटा संवेदनशील राज्य है। यह देश की संस्कृति और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं की जांच एनआईए के हवाले की जानी चाहिए। 17 पूर्व जज, 63 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट और 10 पूर्व राजदूत, एम्स फोर्ड और 56 पूर्व अधिकारियों के दस्तखत वाले ज्ञापन को कहा गया है कि चुनाव के नतीजे के बाद पश्चिम बंगाल में चौंकाने वाली प्रकृति और बदलने की भावना को हिंसा देखी गई है। यह संविधान के उस सिद्धांत के खिलाफ है जिसमें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए सत्ता परिवर्तन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के इस ग्रुप का कहना है कि ऐसे हालात में स्टेट मजिस्ट्रेट, खासतौर पर पुलिस की प्रतिक्रिया सहज और सुरक्षात्मक होनी चाहिए। उन्हों पर आरोप है कि ये घटना राज्य के आतंक को दिखाती है। यह साफ है कि राजनीतिक हिंसा की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौतों राज्य में एंड ऑर्डर चुका नतीजा समझा जाना चाहिए। राजनीतिक हिंसा लोकतांत्रिक मूल्यों का अभिशाप है। इन मूल्यों पर हर कीमत पर बचा कर रखना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति के दखल की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा को भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ों पर हमला करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते समुद्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए तटरक्षक बल और नेवी के 4 दशक का अब तक का सबसे मुश्किल बचाव अभियान चलाया गया है। समुद्र में एक बार्ज के बहन होने का पहला मैसेज नेवी की टीम को 17 मई की सुबह 9:15 पर मिला था। यह बार्ज दक्षिणी मुंबई के कोलाबाग के पास क्रोंग्स लाइट हाउस के 75 समुद्री मील दूर दक्षिण पश्चिम में मिला गया था। शिपिंग मिनिस्ट्री ने बताया कि बार्ज P305 के कप्तान ने मदद के लिए फ़ोन करने में देर कर दी थी। इसके बाद नौसेना और तटरक्षक बल P305 के लिए इमरजेंसी कॉल महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री क्षेत्रों से दिन भर आते रहे। 17 मई की सुबह 11:15 में INS कोच्चि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बंदरगाह से बाहर निकला था। उसी समय चक्रवात पूरे जोर में था। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे चक्रवात ताऊ को बीच बढ़ने की मुश्किलें आ रही थी। इसके बावजूद दोपहर 3 बजे INS कोच्चि P305 नजदीक पहुंच गया था, लेकिन नौसेना ने अधिकारियों को बताया कि युद्धपोत बार्ज टकराने के डर से और करीब नहीं जा सकता। इसके बाद उन्होंने वहीं से बचाव अभियान शुरू किया। पहले दिन शुरुआत केवल 35 लोगों को ही बचाया जा सका, लेकिन दूसरे दिन अंत तक 125 लोगों को INS कोच्चि की मदद से पानी से बाहर निकला गया। राजस्थान को सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन दिलवाने में वेदांत ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल लंदन में सक्रिय हो गए हैं। अनिल अग्रवाल लंदन में रहते हैं। इसी समय सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हरदार पूनावाला और अध्यक्ष साइरस पूनावाला लंदन में है। अनिल अग्रवाल ने आज दोनों पिता पुत्र से बात कर राजस्थान से ज़्यादा वैक्सीन देने को कहा है। अनिल अग्रवाल ने आज हिंदुस्तान जिंक की और मेवाड़ के जिलों के लिए 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वितरण के वर्चुअल समारोह बुलाते हुए पूनावाला के संपर्क में होने की बात कही है। अनिल अग्रवाल ने कहा कि आज ही हरदार पूनावाला मैंने घर पर बुलाया था, उनके पिता भी साथ आए थे। मैंने उनसे कहा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैक्सीन चाहिए, अगर उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी तो हम लगाएंगे। आप प्लान कीजिए, जितनी भी वैक्सीन होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान तक से ज़्यादा वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। हम राजस्थान सरकार के साथ खड़े हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार के सीरम इंस्टीट्यूट को 2 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया था।
लेकिन अब तक 16 लाख वैक्सीन ही मिली है। राजस्थान सरकार ने वैक्सीन के लेकर ग्लोबल टेंडर भी किया था, लेकिन जल्द ही बल्क में वैक्सीन सप्लाई अब भी समस्या बन रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। खास बात तो यह है कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग की ओर जारी कई नई गाइडलाइन में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। मनरेगा के काम के शुरू करने के लेकर ग्रामीण विकास विभाग अलग अलग आदेश जारी करेगा। नई गाइडलाइन 24 मई से ही प्रभावी होगी। हालांकि 3 दिन का कर्फ्यू आने वाले शनिवार से लागू होगा, इसलिए 24 मई को सोमवार के बावजूद कर्फ्यू नहीं रहेगा। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खाद, बीज और कृषि उपकरण की दुकानें सप्ताह में 2 दिन के बजाय 4 दिन खुले रखने की इजाज़त दी है। ये दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेगी। ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकती है। सरकारी राशन की दुकानें हर दिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेगी। फल सब्जी की बिक्री ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन में सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति मिली है। इंदौर समेत प्रदेश भर में मंगलवार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। कारण, प्रदेश भर में 9000 आयुष डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना है। समान वेतन और संविदा नौकरी के मांग को लेकर इन डॉक्टरों ने काम पर नहीं आने का फैसला किया है। इस संबंध में सोमवार को उन्होंने CMHO को मांग पत्र भी सौंपा है। डॉक्टरों का कहना है कि साल भर से काम कर रहे कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद भी सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। जब तक मांगे नहीं मानी नहीं जाएंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टर तोषी श्रीवास्तव का कहना है कि हमारी 2 ही मांगे हैं, पहला समान वेतन और दूसरा संविदा नियुक्ति। कोविड के बीच विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हमें जो वेतन मिल रहा है उसे बताने में हमें शर्म आती है। मेरा परिवार संक्रमित हो गया है। मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं। MS होने के वजह से मुझे वैक्सीन नहीं लगा सकते। इसके बाद भी मैं काम कर रही हूँ। पिछले बार 10,000 रुपये अलग से वेतन में देने के बाद आई थी, लेकिन वह भी नहीं मिला। कोरोना योद्धाओं के तहत आयुष डॉक्टरों के लाभ नहीं मिल रहा। हमारा तो बीमा भी नहीं है। हम MBBS वालों के बराबर की काम कर रहे हैं। कम इज्जतदार वेतन तो मिल रहा है। कोविड की इस बीमारी की हर जगह पर आयुष विभाग ठीक काम कर रहा है। पहले कोरोना के लिए रेमडेसिविर टोसी इंजेक्शनों की मारामारी थी, उसी तरह अब ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन नहीं मिल रहे। सोमवार को इंजेक्शन न मिलने के कारण परेशान हुए परिवारजनों को सांसद शंकर लालवानी और मंत्री तुलसी सिलावट की बैठक में घुसकर हंगामा किया। उसका कहना था कि हॉस्पिटल वाले ठीक से जवाब नहीं दे रहे। MGM मेडिकल कॉलेज में भी कोई जवाबदार नहीं है जो समस्या का समाधान कर सके। इंदौर शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 300 पार पहुंचा है। शहर में तेजी से इसका उपयोग होने वाले इंजेक्शन की मांग बढ़ रही है। पिछले 48 घंटों में सबसे बड़ी संख्या में परिजन MGM मेडिकल कॉलेज के डीन कक्ष के बाहर बैठे थे। जिन लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है वह काफ़ी परेशान हो रहे हैं। परिवारजनों के हंगामे और तकरीबन 1.5 घंटे तक चली मीटिंग के बाद सांसद शंकर लालवानी और अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है। इसके अनुसार जो भी इंजेक्शन आएंगे उसे सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किए जाएंगे। इंजेक्शन को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा जाएगा। इंजेक्शन किसे लगाना है और किसे नहीं लगाना, इसका निर्णय हॉस्पिटल प्रबंधन ही करेगा। एक मरीज को 75 इंजेक्शनों का डोज मिलता है। 5 इंजेक्शन रोजाना लगाने पड़ते हैं। रविवार को भी 2500 इंजेक्शन मिले थे। हालांकि MY अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 2000 इंजेक्शन अभी तक मिल चुके हैं।
सबसे अधिक एमवाई में ही 150 मरीज भर्ती हुए हैं। वहीं अन्य नए निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को परिजन दिन भर इंजेक्शनों के लिए दौड़ में लग रहे हैं। 180 अधिक आवेदन मेडिकल कॉलेज को ही मिल गए हैं, जहां से जवाब में परिजनों को नहीं मिल रहा। कोरोना वायरस के बाद अब ब्लैक फंगस जानलेवा बन चुका है। इसके तेजी से बढ़ते हुई चिंता के कारण विषय बन हुआ है। अगर समय रहते इसके लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम भयावह साबित हो सकता है। वक्त हुआ है ब्रेक का, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्वाद शुद्धता और भरोसा एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी जाने पहचानी, वो है रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नजर करते हैं सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाशनाथ विजयवर्गीय ने सोमवार दोपहर को कोरोना की दूसरी लहर के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह लहर आई है तो तेजी भी गई है। यह चर्चा का विषय है। हमें लापता लगता है कि यह चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं दूसरी लहर को भी देखा गया है। भारत के आसपास किसी भी देश में इस लहर का असर नहीं है। विजयवर्गीय ने कहा कि विश्व में भारत ने ही चीन को चुनौती दी है। संभव है कि उसने दूसरी लहर का वायरस भारत के लिए भी भेजा हो। उन्होंने कहा कि देश भर में जो दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने सभी सुविधाओं को लिए दुनिया भर से ऑक्सीजन मंगाई है। देश की सभी सेवाओं को इन कार्यों में जुटा गया है। शुरुआत में ऑक्सीजन से लेकर जरूरत तक देश के नागरिकों को परेशान हुई थी। उन्होंने कहा था कि चाइना का वायरल वार भारत अब पर हुआ है। ऐसे समय में सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले मुझे एक कांग्रेसी का फ़ोन आया था। उसने मुझसे ऑक्सीजन मशीन की मांग की तो मेरा कहना था कि एक नहीं सैकड़ों मिलेंगे। ब्लैक फंगस को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि कमिश्नर के समस्या के लिए जब चर्चा हुई तब उन्होंने भी कुछ फंड के बारे में बातचीत की थी। इस पर विजयवर्गीय का कहना है कि शहर में कई समाज सेवी हैं जो ऐसे समय पर बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। 25 से 50 लाख जो मदद हो वह कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। महू की कथित जासूस बहनों का खिलाफ इंदौर पुलिस अब तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा सके। दोनों बहनों ने न केवल मोबाइल फॉर्मेट कर दिया है, बल्कि बैंक खातों में भी कोई खास लेन देन नहीं मिली है। ऐसे में पुलिस का शक है कि हवाला में माध्यम से लेन देन हुआ होगा। मोबाइल फॉर्मेट के लिए जाने को लेकर पुलिस जांच कर रही है। सेना के रिटायर्ड नायक की इन दोनों बेटियों के अलावा एक बहन और मां की गतिविधियों को भी पुलिस खंगाल रही है। महू के लक्ष्मी विहार स्थित अवली पलासिया में रहने वाली हिना और यासीम रिटायर्ड नायक चांद खां की दूसरी पत्नी आयशा की बेटियां हैं। पहली पत्नी खतीजा के निधन के बाद चांद खां दूसरी निकाह किया था। चांद खां का कुछ वर्ष पूरा निधन हो चुका है। दोनों बहन सैनिक विज्ञान कर रही थी और हिंदी साहित्य में एमए भी कर रही थी। पुलिस उस प्रोफेसर को भी जांच कर रही है जिस हिना और यास्मीन के संपर्क में था। सूत्रों की माने तो यास्मीन, हिना और इसकी बड़ी बहन गोसार और मां आयशा की बैंक खातों की जानकारी निकाली जा रही है। हालांकि उतना लेन देन नहीं मिला जितना उनकी आमदनी है। पुलिस अब हवाला को लेन देन की जानकारी जुट रही है। सूत्रों के अनुसार अब भोपाल साइबर सेल के पास ऐसी सभी मशीनें मौजूद हैं जिनकी सहायता से मोबाइल या लैपटॉप का डिलीट किया हुआ डाटा रिकवर किया जा सके। दोनों में मोबाइल का डेटा रिकवर करने के लिए अब जल्द मोबाइल को हैदराबाद भेज जाने वाला है, क्योंकि युवतियों सोशल मीडिया के माध्यम से कॉलिंग करती थी।
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान को मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने कमलनाथ पर केस दर्ज किया है। इसके बाद कांग्रेस भी घिर गई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कमलनाथ को लेकर सोनिया गांधी से सवाल पूछे हैं। इसके बाद कमलनाथ ने शिवराज पर कई सवाल दागे हैं। कमलनाथ ने कहा है कि महामारी के दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को भगवान भरोसे छोड़ चुनाव में लगे रहे। मैंने जनता की आवाज़ उठाई है तो आगे भी उठाता रहूँगा। मेरे खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी मैं चुप नहीं बैठूँगा। शिवराज सरकार चाहती है कि जनता की आवाज़ ना उठाए, उन्हें हर हालत में लड़ाई कांग्रेस ना लड़े। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए झूठे मुद्दों को लाकर मेरी आवाज़ को दबाना चाहती है। मुझे डराने झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मुझे कोई डर झुका नहीं सकता। एक तरफ बीजेपी पूरे प्रदेश में कमलनाथ को फूलते जलाने और जिले में थाने में एफआईआर दर्ज करा चुकी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कोरोना से कई मौतों के आंकड़े छुपाने का भ्रम फैलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए क्राइम ब्रांच के कार्यालय में आवेदन दिया था। कांग्रेस ने बयान जारी किया कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की सुनवाई दौरान केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2021 को एक हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसके पेज नंबर 57 के बिंदु क्रमांक 33 के छठे भाग पर इंडियन म्यूटेंट स्ट्रेन शब्दों का उपयोग किया गया था। बीजेपी अपनी नाकामी उजागर होने पर कांग्रेस की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, वैसा कांग्रेस द्वारा कहा गया। रायपुर शहर में सोमवार की शाम एक हादसा हुआ है। गद्दे और तकिए बनाने की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। पहले की हल्का धुआं उठता दिखा, मगर कुछ ही मिनटों में भीषण लपटे में आग परिवर्तित हुई। आसपास के मकानों से भी लोग भागकर सड़क पर आ गए। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। अब मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने का काम कर रही थी। पिछले 6 घंटों में आग और फैली हुई थी और रात के 11:40 तक स्थिति में गद्दे की फैक्ट्री पीछे अब आग ऑयल का गोदाम तक पहुंच गई थी। तेल के डिब्बों में कई धमाके हुए। लपटों की वजह से फायर टीम अंदर जाकर आग नहीं बुझा पा रही थी। कैंपस के पीछे भी दीवार को तोड़कर आग पर पानी की बौछार की जा रही थी। यह हादसा महुआ के महेश मैट्रेस फैक्ट्री में हुआ। जहाँ हादसा हुआ वहाँ पास ही फुल होम्स नाम ही रिहायशी कॉलोनी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री के गोदाम रखे गए और गद्दे के बनाए हुए दूसरे सामान में आग लग गई। फायर फाइटर की टीम फिलहाल रेस्क्यू का काम कर रही थी। शाम के करीब 6:20 तक हादसा हुआ था। उस वक्त फैक्ट्री के बाहर लोगों का आना जाना चल रहा था। अचानक बाहर तक आई लपटों के देखकर उल्टे पांव भाग रहे थे। अब तक किसी के हताहत होने की खबरें सामने आई नहीं है। खबरों के लिए सिर्फ इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।